बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपसे यूनिट नंबर सेकंड का सैलरी हेड की बेसिक इन्फॉर्मेशन का टॉपिक जो है वह डिस्कस करूँगी। यानी आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण जो है वह प्रावधान जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड में सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए दो हेड हैं, जिसमें पहला है आपका सैलरी हेड और दूसरा जो हेड है वो आपका है हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी हेड के अंतर्गत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यानी एक नियोक्ता से एक कर्मचारी को पूरे प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी अपनी सर्विस रेंडर्ड करने के बदले में प्राप्त होता है वह चीज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंतर्गत सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। दूसरा हेड हमारा है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में मकान संपत्ति शीर्षक से आय होती है। तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक से आय। चौथा है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत संपत्ति शीर्षक से आय। और पांचवा है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आय। तो सैलरी हेड में यानी एक चार्टेड अकाउंटेंट है, यदि चार्टेड अकाउंटेंट अपनी कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट किसी भी एक कंपनी में अपनी सर्विस रेंडर्ड करता है एज अ ऑडिटर, ठीक है, वह उस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो उसे कंपनी बदले में क्या देती है? सैलरी देती है। तो एज अ ऑडिटर अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले उसे कंपनी से जो कुछ भी मिला वो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी हेड में। यही चार्टेड अकाउंटेंट यदि खुद का स्वयं का सेपरेट एक बिजनेस जो है वो ओपन कर लेता है, एक खुद का बिजनेस ओपन करता है, खुद का ऑफिस खोल करके बैठ जाता है और लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न, अपने क्लाइंट के इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करता है, यानी वह अपने क्लाइंट से पैसा लेता है और बदले में उनका रिटर्न भरता है, तो यहाँ उसकी वो इनकम कहाँ जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत। यानी हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अनेक साधनों से आय कमाता है, उसके द्वारा कमाई गई समस्त आय की गणना इनकम टैक्स एक्ट में वर्णित विभिन्न हेड्स जो हैं उसके अंतर्गत की जाएगी। वेतन से आय जो है वह इनकम का फर्स्ट हेड है। किसी भी कर्मचारी को उसकी सर्विस के बदले अपने एम्प्लॉयर से जो भी रेम्यूनरेशन, अब वो रेम्यूनरेशन जो है वह बेसिक पे यानी मूल वेतन हो सकता है, मजदूरी वेजेस हो सकती है, बोनस भत्ते दैट इज़ अलाउंसेस हो सकते हैं, कमीशन और भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, जिसे हम आगे नाम देंगे परक्यूजिट्स के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि और या फिर उसे वेतन के स्थान पर लाभ जो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अनेक रूप में प्राप्त होती है। इन सभी को वेतन से आय सैलरी हेड में शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। आय की गणना की दृष्टि से उच्चाधिकारी, प्रबंधक, लिपिक, चपरासी या अन्य किसी भी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के रेम्यूनरेशन को सैलरी माना जाता है, चाहे उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो या फिर निगम हो, कंपनी हो, फर्म हो, निजी संस्था हो अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि आज हम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस करेंगे। वेतन से आय के संबंध में जो महत्वपूर्ण नियम है वह समझेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नियोक्ता एवं कर्मचारी का
संबंध। किसी भी इनकम को सैलरी हेड में सम्मिलित करने के लिए भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वह आवश्यक रूप से विद्यमान होना चाहिए। यदि भुगतान करने वाले एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के मध्य में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय का संबंध न हो तो ऐसी जो इनकम है वो सैलरी हेड में सम्मिलित नहीं की जा सकती है। जैसे कि एक साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन, इम्पॉर्टेंट वर्डिंग है, यदि एक पार्टनर को फर्म से सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी हेड में सम्मिलित नहीं की जाएगी, वो कहाँ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी, क्योंकि फर्म का साझेदार कर्मचारी नहीं होता है, वह पार्टनर है। यदि फर्म के साथ पार्टनर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप है, इम्पॉर्टेंट वर्डिंग जो मैंने आपको बताई थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद्यमान होनी चाहिए, वह नहीं है, अतः उसका पारिश्रमिक भी वेतन शीर्षक में सम्मिलित नहीं होता है। वह कंपनी का संचालक है, कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है। इसी प्रकार भारत में संसद में सदस्य एवं विधानसभा सदस्य मासिक वेतन पाते हैं, लेकिन वे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः यह सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा और कहा जाएगा अदर सोर्सेस में। सेकंड हमारा क्या है, देयर मे बी मोर देन वन एम्प्लॉयर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, लेकिन सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन शीर्षक की आय में जो है वह कर योग्य होगा। सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन फॉर वर्क अदर देन असाइन्ड ड्यूटी वर्क। यदि कोई कर्मचारी उसके सेवा कार्य के अलावा नियोक्ता से अन्य कार्य भी करता है तो ऐसे कार्य के लिए भी उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। तो ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक को भी आपको कहाँ ले जाना है, सैलरी हेड में ले जाना है। अब विश्वविद्यालय में क्या होता है कि टीचर्स को, प्रोफेसर को परीक्षा संबंधी कार्य भी करने होते हैं शिक्षण कार्य के अतिरिक्त, जैसे कि प्रश्न पत्र बनाया गया है या फिर उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं वह जांची गई हैं, तो ये कहा जाएगा, ये पारिश्रमिक भी उसे यूनिवर्सिटी से ही दिया गया है, तो ये पारिश्रमिक भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। यानी जो आपने जितनी आंसर शीट्स चेक करी या क्वेश्चन पेपर बनाया है तो वो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में जाएगा। फोर्थ है हमारा बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स, कर दायित्व का आधार। किसी भी प्रीवियस ईयर में अर्जित अथवा प्राप्त जो सैलरी है उसी गत वर्ष की आय में जो है वो सम्मिलित की जाती है। यदि वेतन जो है वो ड्यू होने पर रिसीव्ड होने में से कोई एक भी घटना प्रीवियस ईयर में घट जाती है तो ऐसे वेतन को प्रीवियस ईयर की इनकम में ही सम्मिलित किया जाएगा। यदि वेतन देय होने से पहले प्राप्त हो जाता है तो अग्रिम वेतन प्राप्ति वाले गत वर्ष में क्या हो जाएगा, आय में सम्मिलित कर दिया जाएगा। फिफ्थ है हमारा सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, वेतन एवं पेशे से आय। कोई भी पेशेवर व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या वकील इत्यादि अपनी सेवाओं के बदले अपने क्लाइंट से पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो अभी मैंने आपको समझाया वो चीज़ आपकी कहाँ जाएगी, वो आपकी जाएगी सैलरी हेड के अंतर्गत नहीं होगी और कहाँ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति व ग्राहक के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वह विद्यमान नहीं होती है। परंतु यदि कोई पेशेवर व्यक्ति कर्मचारी के रूप में सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उसको नियोक्ता से मिला पारिश्रमिक सैलरी हेड में
टैक्सेबल होगा। जैसे ही मैंने आपको अभी बताया चार्टेड अकाउंटेंट का उदाहरण, उसी तरह एक डॉक्टर निजी रूप में प्रैक्टिस करेगा और वह एक अस्पताल में चिकित्सक के रूप में भी नियुक्त है, तो निजी रूप में जो भी इनकम हुई प्रैक्टिस से वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और अस्पताल से जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिला है वो सैलरी हेड में जाएगा। 6 पॉइंट है हमारा, नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक। रेम्यूनरेशन जो है वो फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर है, तो वह वेतन से आय नहीं माना जाएगा। अब यदि किसी को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को किसी अन्य विश्वविद्यालय पेशेवर संस्था की उत्तर पुस्तिका जांचने पर पारिश्रमिक मिलता है, तो वह कहा जाएगा अदर सोर्सेस से आय में। वेतन व मजदूरी में कोई अंतर नहीं है। 7 पॉइंट हमारा क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। 8 पॉइंट जो है हमारा, वॉलेंट्री सरेंडर और फोरगोइंग ऑफ दी सैलरी, तो भी वह वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होगा, क्योंकि वेतन को त्यागना अथवा छोड़ना आय का क्या माना जाएगा, उपयोग माना जाता है। फिर हम पढ़ते हैं हमारा कर मुक्त वेतन। 9 पॉइंट जो है हमारा, कर मुक्त वेतन। 9 पॉइंट, टैक्स फ्री सैलरी। यदि किसी भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर मुक्त वेतन प्राप्त होता है, तो इसका आशय यह है कि कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर का भुगतान भी नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया है। 10 पॉइंट, वेतन किसी भी समयांतराल से प्राप्त हो सकता है। सैलरी में बी रिसीव्ड आफ्टर एनी टाइम ऑफ इंटरवल, मासिक, त्रैमासिक। नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान, वॉलेंट्री पेमेंट्स बाय एम्प्लॉयर, तो यह वेतन शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। 12 पॉइंट है, वेतन में से की गई कटौतियाँ, डिडक्शन आउट ऑफ सैलरी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से किसी भी अनुबंध या विधान के अंतर्गत अनेक कटौतियाँ जो है वो की जा सकती हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है, तो इसे कर्मचारी द्वारा अपनी राशि का उपयोग माना जाता है। सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान। 13 पॉइंट, पेमेंट आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीसेशन, यदि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात अपने भूतपूर्व नियोक्ता से कोई भुगतान प्राप्त होता है या पेंशन मिलती है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। 14, वेतन उपार्जित होने का स्थान, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। नो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, पूरा ये जो चीज़ है वो किसके अंतर्गत है, धारा 9 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। तो हमने ये पढ़ा है कि उस स्थान पर उपार्जित होती हैं जहाँ पर कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं दी